है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटर ऑफ मास, हम पढ़ रहे थे, है ना। आपका जो टॉपिक था सेंटर ऑफ मास ही वी आर डिस्कसिंग, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, है ना। टेस्ट भी आपको देना है, कैलकुलस ही है वो तो खैर, है ना। तो दिस इज द टुडेज टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास, है। तो लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर दिया था, और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए थे कि अगर आपका कोई डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा एम आर बाई सिग्मा एम। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो ये आपका होता है सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम। और अगर आप वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना चाहते हो तो दिस इज योर सिग्मा एम वाई बाई सिग्मा एम हो जाता है। और अगर आप जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा सिंपली आपका सिग्मा एम जेड बाई सिग्मा। ये फॉर्मूले होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हम इस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उसका लास्ट क्लास में आपने कुछ डेरिवेशन कर लिए थे, तो उसी डेरिवेशंस में ना मैं कुछ और चीजें ऐड कर दूंगा, है ना। कि डेरिवेशंस आपने कुछ कर लिए थे कि कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपने पहला जो एक डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, तो यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास मैंने आपसे बताया था कि अगर उसकी हाइट h है तो बॉटम से h/3 पे होगा, कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो बॉटम से h/3 पे होगी। तो वो आपने डिस्कस किया था, है ना, कि यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बॉटम से h/3 पे होगा, इस तरह से आपका, कि ये आपका कोई ट्रायंगुलर प्लेट है ना, किस तरह से आपका कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, इस ट्रायंगुलर प्लेट की हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, है ना। तो अगर इस प्लेट की हाइट अगर आपने h ले ली, कि इसकी हाइट अगर हम h ले लेंगे इस तरह से, है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस पे कहीं पे होगा, है ना, कि यहाँ पे हम एक्स एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे, और यहाँ पे अगर कहीं पे सेंटर ऑफ मास है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी बॉटम से कितनी हो जाएगी, h/3 हो जाएगी, और टॉप से हो जाएगी 2h/3। तो ये डिस्कस किया था हमने कि ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपका यहाँ पे होगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग। सेकंड फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था कि कोई हाफ रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, है ना, कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो भी आपने निकाल लिया था कि कोई भी अगर इस तरह से हाफ रिंग है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होगा। तो आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कि अगर ये कोई हाफ रिंग है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, इसी पे लाई करेगा ये, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे बेस से अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है तो ये जो हाइट होगी ये आपकी 2r/π हो जाएगी, है ना। इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r/π हो जाएगी। तो ये हाफ रिंग हो गया। थर्ड फॉर्मूला आपने हाफ डिस्क ले लिया था। ये सारे फॉर्मूले हमने बेसिकली डिराइव भी किए थे, कि हाफ डिस्क ले लेते हैं तो हाफ डिस्क में तो बीच में ही मास होता है ना, तो हाफ डिस्क बेसिकली आपकी इस तरह से हो जाएगी, है ना, कि दिस इज द हाफ डिस्क। तो हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था वो भी एक्सिस ऑफ रेफरेंस सिमेट्री तो यही होगी, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो आपका 4r/3 पाई पे होगा, है ना, कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी हाफ डिस्क की वो बहुत बेस से कितने हो जाएगी, 4r/3 पाई पे। ये तीन ही फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। भाई बेसिक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, इसमें अगर वेरिएबल मास है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे अगर वेरिएबल कंटिन्यूस मास है तो इंटीग्रेशन ऑफ r/dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है ना। इससे हम क्या करते हैं, इसलिए आपका इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप डिराइव मत करो, या अगर आपको डेरिवेशन करना भी है तो डेरिवेशन आप एससी वर्मा में देख लेना, कि एससी वर्मा में उसका डेरिवेशन दिया हुआ है, या मॉडल में भी दिया होगा, है ना। लेकिन आपको उसको फॉर्मूला आना चाहिए। तो जैसे आपने बोला ट्रायंगुलर प्लेट है, हाफ रिंग है, हाफ डिस्क है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि व्हाट इज द वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर,
है ना, कि जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो फोर्थ फॉर्मूला अगर मैं ये डिस्कस करना चाहूँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, कि अगर कोई हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे ना, तो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं लाइक दैट, कि आपका कोई हेमिस्फीयर है और ये हॉलो है। तो अगर इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली आपका ये है कि दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसकी सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी ना बेस से, ये आपका r/2 हो जाएगा, है ना। जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से कितना हो जाएगा, इसलिए आपका r/2 पे हो जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। ऐसे अगर हम सॉलिड हेमिस्फीयर ले लें, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, है ना, कि हम आप बात करते हैं बेसिकली आपका यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर। भाई पूरी चीजों का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ी आपको, आपको सॉलिड एंड हॉलो की बात करनी है। तो अगर ये कोई सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रेफरेंस अगर ये है, सिमेट्री ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये डिस्टेंस 3r/8 होती है, वेयर r इज द रेडियस। ये सारे केस में r क्या है, बेसिकली आपका रेडियस है। तो जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है उसकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है वो 3r/8 पे होती है, तो उसको एज ए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फिफ्थ आपका सॉलिड हेमिस्फीयर आ गया। ऐसे सिक्स आ जाता है हॉलो कोन। कोई अगर हॉलो कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हॉलो कोन का मतलब जस्ट आपका ये हो गया, यहाँ पे आप एक कोई कोन फॉर्म कर दो, है ना, किस तरह से आपका कोई हॉलो कोन है ना, कि ये कोन का बेस हो गया, और इस तरह से नॉर्मली हम यहाँ पे इसको ट्राइंगल ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। ये आपका हॉलो कोन हो गया, है ना, तो ये आपका हॉलो कोन हो गया। इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वाई एक्सिस ही होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहाँ लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा इसकी हाइट कितनी है। तो अगर इस कोन की हाइट h है और ये अगर ये हॉलो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसकी बेस से जो हाइट होती है वो h/3 होती है ना, ट्राइंगल जैसे ही, ट्राइंगल का जैसे h/3 पे होता है, हॉलो कोन का भी क्या होता है, जैसे आपका h/3 पे ही होता है। ऐसे सेवंथ आ जाएगा। सेवंथ के केस में हम आ जाते हैं सॉलिड कोन पे। भाई सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/4 पे होता है। कि अगर ये मैं इस तरह से सेंटर ऑफ कोई सॉलिड कोन बना लूं लाइक दैट, है ना, कि अगर इसका एफ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा आपको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आपकी ही होगी, कि दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। और अगर इसकी हाइट h है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, तो इसकी जो बेस से हाइट होगी वो h/4 हो जाएगी, है ना, कि वो कितने हो जाएगा, इसलिए आपके h/4। तो ये आपका आ गया हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो कोन, एंड क्या हो गया, इसलिए आपका सॉलिड कोन हो गया। तो सॉलिड कोन का बेस से कहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आपके h/4 पे आ जाएगा, है ना, कि h/4 हाइट पे इसकी क्या हो गया, इसलिए आपके सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं सर। है ना, तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर आ गया, हॉलो कोन आ गया, तीसरा सॉलिड कोन आ गया, है ना। तो ये आपका आ गया, एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये सब डिराइव होके आते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, है ना। डेरिवेशन के लिए तो आप कोई भी बुक रेफर करोगे तो आपको आ जाएगा, एक दो मैं करवा चुका हूँ कि उसको किस तरह से ड्राइव करते हैं। एक और होता है आर्क का सेंटर ऑफ मास, कि अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो उसका ही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लो, और इस सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होगी कि इस पॉइंट पे सारे मास को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना, कि इस पॉइंट पे सारे मास को हम क्या करेंगे, जैसे आपका कंसंट्रेट कर देंगे।
है ना, कि भाई इसको अगर मुझे पॉइंट मास बनाना है तो यहीं पे पॉइंट मास बना लूंगा, सारे पॉइंट मास बन जाएंगे। अगर सेंटर ऑफ मास में सारे मास को हम क्या कर सकते हैं, कंसेंट्रेट, है ना, क्या पाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे एक और फॉर्मूला है, वो काफी एक रेयर सा फॉर्मूला होता है, वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए आर्क, है ना, एट फॉर्मूला आ गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क सेगमेंट, या आर्क ही लिख लो आप, इसे बात है कि आर्क सेगमेंट का कितना होगा, है ना। तो आर्क सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि इस सर्किल के मैं पार्ट को ले लेता हूं ऐसे, ये कोई आर्क है ना। तो अब तक जो आपने सेंटर ऑफ मास लिया था ना, पूरे हाफ रिंग का लिया था, ये हाफ रिंग से छोटा भी हो सकता है। भाई इस आर्क का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हाफ रिंग से छोटा क्वार्टर भी हो सकता है ना, उसका वह कोई भी पार्ट हो सकता है। तो ऐसे अगर कोई आर्क है, तो आर्क कोई भी होगा, सर्कुलर अगर आर्क है तो कोई एंगल बना रहा होगा। तो सपोज आपका ये एंगल थीटा है ना, तो आपको ये बताना होता है कि अगर इसकी थीटा एंगल है और आर रेडियस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो कि लाई तो यहीं पे करेगा कहीं ना कहीं, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखना, कि अगर ये सेंटर ऑफ मास की इसकी लोकेशन है इसके सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस होती है वगैरह के टर्म्स में आता है, ये आपका हो जाता है आर साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, कि जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इसमें हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट ही लिख रहे होंगे हम इसमें, वो आपका हो जाएगा आर साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना। और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसी को एक्सटेंड करके अगर मैंने हाफ रिंग बना लिया, है ना, किसी फॉर्मूले को अगर मैंने हाफ रिंग बना लिया, तो हाफ रिंग वाले फॉर्मूला से वेरीफाई होना चाहिए ना फॉर्मूला ये, तो हाफ रिंग का मतलब ये पूरी ऐसे हाफ रिंग बन गई। तो आप पता हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास वैसे जानते हो, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हम करना चाहें, तो अब ये पूरा एंगल जो हाफ रिंग का होगा ये तो पाई हो जाएगा ना। तो मतलब इसी फॉर्मूले में हम थीटा की जगह पे पाई पुट कर देंगे। तो जैसे मैं थीटा की जगह पे पाई पुट करूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर इंटू साइन पाई बाई टू डिवाइड बाई पाई बाई टू रेडियंस। तो साइन पाई बाई टू मतलब 1 हो जाएगा, और ये 2r पाई बाई टू है, तो अल्टीमेटली 2r बाई पाई आ गया। वो तो होता ही है, किसी भी हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है, आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो 2r बाई पाई तो था, है ना, कि हाइट कितनी थी बेसिकली आपकी 2r बाई पाई थी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई इस तरह से अगर आर्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये 8 फॉर्मूले काफी है ना, इससे ज्यादा फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है ना, कि भाई ये फॉर्मूले थोड़े से आपको मेमोराइज करके रखने होते हैं, है ना। इसका फायदा ये होता है कि अगर ये पता है आपको, तो हम इस पॉइंट पे उस वहां पे सारे के मास को कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बना सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें डिस्कस करना होता है ना। तो एक तो चीज होती है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, और दूसरा बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी तो मूव कर रही है, आपको देखना होता है सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है ना। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क सेगमेंट, कि आर्क सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बेसिकली आपका ये हो जाएगा। ये हाफ रिंग का आपने बना लिया, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं कोई कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, है ना, जिसमें कि ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले बेसिकली आपके इसमें यूज होंगे, है ना। तो जैसे अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन सबसे पहले शेयर करूं यहाँ पे, सर 1 मिनट। हाँ लिख लो आप इससे पहले। कल डाउट होगा बेटा हाफ एन आवर का, जो क्वेश्चन आपने सेंड किए हैं कल एड्रेस करेंगे उसे।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने डिस्कस किया है। तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस विथ यू, उस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि जो भी अभी तक अपने फॉर्मूले पढ़े हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। हाँ, ये कुछ डायग्राम्स मेरे पास बने हुए हैं, है ना। सारे केस में आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इसका बता दो आप इसमें जी, कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसको करना है आपने, बाकी पे ध्यान मत दो आप। बाकी क्या चीज है, क्या आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ ये 12 है और ये एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। है ना, बाकी क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, बाकी क्वेश्चन अलग चीज है। सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कि भाई सेंटर ऑफ मास का इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। एल के टर्म्स में आपका आंसर आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। गौरव नहीं है सही, शैलेश ये भी सही नहीं है ना, रिया राणा सही नहीं है, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया जाता है आपको, है ना। सभाया कन्वर ये सही नहीं है। थोड़ा ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ आपको मैं। नहीं गौरव बेटा ये सही नहीं है आंसर आपको, जो आपने भेजा है ना। इस क्वेश्चन को ठीक से समझो आप थोड़ा सा। पहले तो हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, तभी उसका मोशन समझ पाएंगे हम, कि सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है। इसने बोला था कि अगर एल शेप की ये रॉड है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, एक तो जो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास कोई बॉडी पे लाई करे कोई जरूरी नहीं है, कहीं और भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है बॉडी के। तो सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, देखो एक एल लेंथ है रॉड का, एक लेंथ 2L है, तो एल लेंथ की रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे सेंटर पे ही होगा ना, यूनिफॉर्म रॉड का तो सेंटर पे ही होता है। तो एल लेंथ की रॉड का मास हमने एम ले लिया, तो एम को यहाँ पे कंसेंट्रेट कर दिया आपने, और 12 लेंथ का इसके सेंटर पे होगा। लेकिन आपको तो एल लेंथ का अगर मास एम है तो 12 का 2M हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म रॉड है तो 12 का जो मास 2M होगा वो कंसेंट्रेटेड इसके सेंटर पे होगा, है ना। तो मतलब एम की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस हो गई वो L/2 हो गई, और इस 2M जो आपने कंसेंट्रेट किया है इसको आपने कंसेंट्रेट कर दिया है 2M को बेसिकली आपके यहाँ से L पे, क्योंकि 12 का हाफ L हो जाएगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं ना कि M एंड 2M का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इनडायरेक्टली, मतलब ये तो हो गया कि पहले तो आपने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का मतलब पॉइंट मास बनाना ही तो होता है, कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है पूरी चीज को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लेना। तो आपने इस रॉड को पॉइंट मास बना दिया M, इस रॉड को पॉइंट मास बना दिया 2M, अब 2M और M को एक पॉइंट मास बना देना है। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे, ये इसको इग्नोर करो, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अब उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, कि M एंड 2M का 2M की तरफ होगा ज्यादातर, तो उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आपको बताना है, कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं निकालता हूँ एकदम प्रॉपर्ली यूज करता हूँ। जैसे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिग्मा mx बाई सिग्मा m, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यूज करूंगा मैं। तो दो मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बस एकदम आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना तो एकदम आसान है कि भाई m का कोऑर्डिनेट है L/2 प्लस 2M का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, ये तो क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 2M का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आपका m+2M हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखो इसको सॉल्व करके एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ रही है वो L/6 आ जा रही है। तो जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो L/6 होगा। ऐसे एकदम प्रॉपर्ली करना है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा सिग्मा my बाई सिग्मा m, है ना। तो आप देखो m, अब जो एक्स एक्सिस पे मास होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, m का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। 2m का वाई कोऑर्डिनेट आपको होता है 2L एंड 2L है तो L/2 पे होगा, और 12 के हाफ पे होगा तो L हो जाएगा बाई टोटल मास। टोटल मास आपका m+2m, ये आपका 2L/3 हो गया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये L/6 एंड 2L/3 हो गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसे, है ना। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आपको ये आता जाएगा कि कैसे करना है आपको। ये पहले मैंने क्या किया, दोनों रॉड को 2 पॉइंट मास बना लिया, फिर 2 पॉइंट मास को एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब पूरी चीज को हम इस सेंटर ऑफ मास में कंसेंट्रेट कर सकते हैं, है ना, कि पूरी चीज को हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होता है तो फिर तो इंटीग्रेट करके करना पड़ता है। ये आपकी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रॉड से मिलकर बना हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका यूनिफॉर्म रॉड हो गया, तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया L/6 एंड 2L/3, है ना। अब ये थोड़ा सा एक लास्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, बाकी क्वेश्चन अभी मत करो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये सब करेंगे धीरे धीरे हम। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे आते हैं, है ना। सिक्स जो है ना एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लैम्डा में चेंज कर देता हूँ। ये आपकी रॉड जो है ना एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है,
है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इसका लैम्डा कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। तो इसका लैम्डा आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो उसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ज्यादा अच्छा से उसको कर पाएंगे हम उसे, है ना। उससे भी कर सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, है? तो इसका आपका जो लैम्डा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म जो रॉड है इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, है ना, लीनियर मास डेंसिटी को ही हम लैम्डा बोलते हैं। इस लैम्डा की वैल्यू आपको ये दी हुई है, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, मतलब इसका लैम्डा वेरिएबल है, एल लेंथ है ना। तो आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो इसको थोड़ा सा ट्राई करो। अब ये अगर यूनिफॉर्म होता तो बोलते L/2 पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, वो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा आपको, एलिमेंट सिलेक्शन इंटीग्रेशन, उससे सॉल्व हो जाएगा। उससे ट्राई करो जरा सा। मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, मास पॉइंट लेंथ जो है वो इतना दिया हुआ है, वेरिएबल है। आप थोड़ा ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं बताता हूँ इसे। ये सब थ्योरी के ही पार्ट है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ थ्योरी।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है। आई विल एक्सप्लेन इन द फ्रेश पेज, है ना। इसको आप इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख लो। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ एकदम ध्यान से, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना, कि भाई एक डेरिवेशन ही है ये, दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन ओनली। भाई इसने ऐसा दिया हुआ है कि आपका कोई एक्सेस ऑफ रेफरेंस इस तरह से है, एक्स एंड वाई एक्सेस, है ना। और इस एक्स एंड वाई एक्सेस पे एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड रखा हुआ है। कि रॉड का नेचर कैसा है, बेसिकली आपका नॉन यूनिफॉर्म रॉड, वाई एक्सेस। और यहाँ पे आपका एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड रखा हुआ है, है ना। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म रॉड रख दिया आपने, और इसका मास पॉइंट लेंथ आपको दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। मतलब जैसे x 0 होगा तो लैम्डा नॉट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे जैसे x बढ़ेगा लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब रॉड हैवी होता जाएगा। मतलब इसका सेंटर पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, बल्कि सेंटर से राइटवर्ड कहीं शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा वही निकालना है मुझे, है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें सॉल्व करने के लिए सिंपल सा, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। आप क्या करोगे, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लोगे, और इस एलिमेंट का जो मास होगा वो डीएम हो जाएगा, विड्थ जो होगी वो डीएक्स हो जाएगी, और इस एलिमेंट का जो मास है वो डीएम हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि लैम्डा डीएम बाई डीएक्स ही तो होता है मास पॉइंट लेंथ। मतलब यहाँ से डीएम बाई डीएक्स की वैल्यू जो होगी वही दी हुई है आपको, लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। लीनियर मास डेंसिटी डीएम बाई डीएक्स ही तो होता है। अब इस डीएम बाई डीएक्स से डीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डीएम की वैल्यू आपकी हो जाएगी लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l इंटू डीएक्स। उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बाद में लिमिट पुट कर देंगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ये आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, डीएम की जगह पे आ जाएगा लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l इंटू डीएक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l इंटू डीएक्स, ये आपका आ गया, है ना। अब इसमें आप लिमिट देख लो, देखो लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसमें लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर जाएगी, ऐसे ऐसे बहुत से लिमिट होंगे, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से एल तक होगी। तो इसको सॉल्व करके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। तो आप इंटीग्रेट तो करो, आज इंटीग्रेशन का ही तो टेस्ट है कैलकुलस का। इसको इंटीग्रेट करके क्या आंसर आ रहा है मुझे अपडेट करो। इसको इंटीग्रेट करके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है वो बताना है आपको। नहीं एल तो नहीं आएगा बेटा, नव्या ठीक से इंटीग्रेट करो। हाँ गौरव, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या, ये लास्ट वाला जो आपका आंसर है।
आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, पिछले बार का आंसर दिया था ये? अच्छा अच्छा, नहीं इसका इसका आंसर बताओ। बस आपको इंटीग्रेट करना है यार, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। भाई अगर यूनिफॉर्म रॉड होती ना तो सेंटर पे ही होता, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए तो ऐसा है कि दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। रिया राणा, थोड़ा इंटीग्रेशन चेक करो बेटा अपना, मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, बाकी मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, बड़ा मतलब पता नहीं क्यों, हो सकता है कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं देख करके बताता हूँ बेटा। भाई अब प्रोसेस समझ जाना, मैंने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म रॉड था, मैं सीधे पता नहीं सेंटर पे नहीं बदल सकता, मैंने एक्स पे एक एलिमेंट ले लिया और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लैम्डा मास पॉइंट लेंथ होता है, तो मास पॉइंट लेंथ को हम डीएम बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से डीएम की वैल्यू आ गई, मैंने पुट कर दिया। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन जो बच गया ना, इंटीग्रेशन में सेल्फ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, तो इंटीग्रेशन जो बच गया वो सिर्फ इसका बच गया। लिमिट तो हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले तो इंटीग्रेट करते हैं। तो आप जब इंटीग्रेट करोगे एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 + x/l इंटू डी एक्स। नीचे ये एक्स्ट्रा एक्स नहीं, ये सिर्फ 1 + x/l इंटू डी एक्स है, क्योंकि नीचे तो सिर्फ डीएम होता है ना, ऊपर एक्स डीएम होता है, और इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करना है आपने, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको स्प्लिट कर लूंगा। तो स्प्लिट करूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/l, तो बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका x² dx आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है कि यहाँ पे आपका सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और यहाँ पे 1/l तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा। लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो x dx का x²/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x³/3, तो x³/3l आ गया, बाई dx का x हो जाएगा, है ना, प्लस आपका यहाँ पे आ गया x²/2l, ये आपका गया सर, है ये चीज आ गई। अब लिमिट पुट कर दो आप इसमें, अब तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पूरे में 0 से l तक लिमिट पुट करना है मुझे। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया एग्जैक्टली आपका l²/2 आ गया, और यहाँ पे l³ पुट करेंगे, l कैंसिल हो जाएगा, ये l²/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे l आ जाएगा, और प्लस l जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो l² से l कैंसिल हो जाएगा, तो l/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या आ गया एग्जैक्टली आपका l/2 आ गया। तो आप इससे देखो कितना आ रहा आपका, इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो एलसीएम 6 आ गया, और ये 5l² आ गया, इंटू ये चीज ऊपर चली जाएगी 2, है ना भाई। आपका सही आंसर बता रहे थे आप, मेरे पास आंसर गलत लिखा हुआ, आपका आंसर सही था बेटा, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, मेरे पास ही गलत आंसर लिखा होता, तो 2 बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, 2/3l आ जाएगा, सही बात है, ठीक आंसर बता रहे थे आप लोग। तो ये एल की एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे 3 भी आ गया, और ये आपका आंसर आ गया 5l/9। चेक करो 5l/9 सही आंसर है क्या, कहीं कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ।
इसका सेंटर ऑफ मास 5L/9 पे होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो जरा सा। कि मेरे आंसर से अभी भी ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप कैलकुलेशन चेक कर लोगे, अगर सही होगा तो सही होगा ये। तो सही किया हमने, है ना। इसके बाद आपने लिमिट पुट कर दी है। सही है। L²/2, L²/3, L +L/2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5L²/6, है ना। और ये आपका 2/3L हो जाएगा। हाँ सही है, 2L/3 हो जाएगा। यही आंसर है इसका। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा 5L/9 पे होगा। ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 5L/9 पे होगा। हाँ, तो सीधे आपने फॉर्मूला यूज किया, नॉन यूनिफॉर्म रॉड था इसलिए हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। हाँ, 5L/9 पे होगा। तो फंक्शन तो खैर कुछ भी हो सकता है, देखो जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ उससे। एक बार पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। अभी दिखा रहा हूँ बेटा पिछले इसकी। ये देखो, यस सर। है ना, ये आपका गैस है। चलो एक और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। उसमें ये लैम्डा चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो उससे आप करोगे तो आपका पक्का हो जाएगा ये, कि भाई कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। इसका 5L/9 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड ले लिया, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक आप यहाँ पे कोई रॉड प्लेस कर देते हो ऐसे। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म रॉड, है ना। और इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो मास पर लेंथ है ना, वो आपको दिया हुआ है λ = λ0 × x², ये दिया हुआ है ना। तो सिंपल सा आप बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका आंसर क्या है आपका, चेक करो। λ0 इसमें एक कांस्टेंट होता है। है ना। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर ये आसानी से हो जाएगा आपसे।
हाँ, रिया राणा इज द, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, लेंथ ऑफ द रॉड एल ले लो, एल ले लो। हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। शैलेश, योर आंसर इज करेक्ट। सही बात है, फटाफट आगे देखो। सही है इसका आंसर कि भाई आप कोई एलिमेंट वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला लिख लो। भाई रॉड एक्स को एक्सिस पे रखी हुई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सीधे आप लिख लो, इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब ये जो लैम्डा होता है डीएम बाई डी एक्स तो होता है, वो एलिमेंट टू एलिमेंट अंडरस्टूड है कि ऐसा किया होगा आपने, है ना। तो डीएम की वैल्यू आपकी हो जाएगी लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस यहाँ पुट कर दो एक्स लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और डीएम की जगह पे लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट 0 से एल तक दोनों की। ये आपका एक्स 4/4 हो जाएगा, और ये आपका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, 0 से एल, है ना। लिमिट आपकी 0 से एल हो गई, बस हो गया, इससे आंसर आ गया। तो इससे आपका आंसर जो आ जाएगा 3l/4 आ जाएगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा 3l/4 पे होगा, है ना, कि यहाँ पे कहीं पे होगा, इधर सेंटर से राइटवर्ड, है ना, कि सेंटर से क्या होगा वैसे कि आपका राइटवर्ड हो जाएगा 3l/4 पे, है ना। अगर यूनिफॉर्म होती तब तो आपको पता है कि सेंटर पे ही होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म चीजों को हम इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं। तो जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है सब यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा है, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म डिस्क, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा आप बेसिक से इंटीग्रेट करोगे, तो इस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं उसको। तो धीरे धीरे सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, इसमें। और अगर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें ये चीज़ बहुत यूज होती है, एलिमेंट सिलेक्शन, इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका 3l/4 आ गया, राइट। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव शेयर करता हूँ आपसे। ये तो जस्ट एक थ्योरी टाइप का पार्ट था कि भाई कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाते हैं।
मैंने इसके 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अंदर। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसको पहले करने से पहले ना, आप ये इसका एक क्वेश्चन कर लो आप, इस वाले का। देखो ये एक डिस्क था, है ना, इस क्वेश्चन को आप समझना कि दिस इज अ डिस्क, और डिस्क से आपने एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाल लिया। इस डिस्क का रेडियस आप आर ले लो। वे पहले ये पूरी कंप्लीट डिस्क थी, है ना। इसके थर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले ये आपकी एक डिस्क थी पूरी। मैं तो पूरी डिस्क होगी, उसका सेंटर ऑफ मास तो आपको पता ही होता है कहाँ पे होगा, वो तो सेंटर पे होगा। कि अगर ये कंप्लीट डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, है ना। कि कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे हो जाएगा, है ना। अब इससे क्या करते हैं, इसकी रेडियस अगर आर है तो इससे एक छोटा सा पोर्शन कट करके आपने बाहर निकाल लिया, इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया, है ना। मतलब पूरी की रेडियस अगर आर है ना, तो जो आपने कट करके बाहर निकाला है उसका रेडियस r/2 है। तो व्हाट शुड हैपन टू द सेंटर ऑफ मास? भाई पूरी डिस्क का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो सेंटर ऑफ मास का क्या होना चाहिए? कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है क्या? साइड शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट। हाँ, बहुत सी बात है कि भाई पहले सेंटर पे था, अब यहाँ पे खाली हो गया ना, तो हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताना है कितना होगा। फाइंड आउट एक्स कि कितना शिफ्ट हो जाएगा ये। दिस इज अ डिस्क, है ना। वो एक्चुअली क्वेश्चन जो दिया था मैंने वो स्फीयर का था। पहले डिस्क का कर लेते हैं फिर स्फीयर का करेंगे। मतलब किसी चीज से अगर कोई चीज बाहर निकाल लें तो उससे सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, वो कैसे करेंगे। तो इसलिए कंसेप्ट यूज होता है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, जब कोई चीज बाहर निकालते हैं ना तो उसको हम नेगेटिव मास बोलते हैं। तो भाई ऐड किया तो पॉजिटिव मास है, बाहर निकाल लिया तो नेगेटिव मास हो गया। बताता हूँ मैं इसे आपको, पहले आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे।
गौरव ये आंसर नहीं, मैं बताता हूँ, देखो सब लोग इसको भी समझ लो, फिर इस जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, है ना। तो मैं थोड़ा सा फिर से फ्रेश पेज पे इसको समझाता हूँ। ये सारे हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी होते हैं, ये तो थ्योरी का पार्ट ही है ना। तो मैं इसको समझाता हूँ कि क्या मैं पूछना चाह रहा था आपका, कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें कोई पोर्शन हम बाहर निकालते हैं। यस, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक बड़ा कोई डिस्क ले लो ऐसे, है ना, और इससे आपने एक डिस्क बाहर निकाल लिया ऐसे, ये बनेगा नहीं, छोड़ो रहने दो, है ना। कि भाई इस तरह से आपने क्या किया, इसका रेडियस तो आर है, कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं, भी उसी के रिस्पेक्ट में तो सब कुछ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। जैसे कि किसी ने सही सजेस्ट किया है कि अगर इससे मैं एक डिस्क बाहर निकाल लूँ यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इतने पोर्शन को कट करके अगर मैं बाहर निकाल लूँ, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे हैवियर मास की तरफ लेफ्टवर्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा, ये आपका पर्पज है। तो पूरे का रेडियस आर है और जो पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाला उसका रेडियस आर बाई 2, है ना। तो देखो क्या होता है, जो चीज आप बाहर निकालते हो ना, उसके मास को हम माइनस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो अभी भी आप ये लिखोगे कि एक्स सी की वैल्यू ये होती है, एक्स सी की वैल्यू होती है सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम। लेकिन पहले आप लिखोगे, सपोज एम वन आपने ले लिया, एम वन इज द मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क का मास एम वन है, और m2 हम मान ले देते हैं कि मास ऑफ रिमूव डिस्क, मास ऑफ रिमूव डिस्क, m1 इज द मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क, m2 इज द मास ऑफ रिमूव डिस्क। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पूरी कंप्लीट डिस्क का मास m1 है, और पूरी अगर कंप्लीट डिस्क मास होती तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होता ना, सेंटर पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। प्लस अब चूंकि जो चीज आपने बाहर निकाला है ना, उसके आगे माइनस m2 लगा, क्योंकि आपने डिस्क बाहर निकाला है, और जो डिस्क बाहर निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, उसके सेंटर पे, तो वो डिस्टेंस आपकी r बाई 2 है, क्योंकि मास को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कि पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे था तो 0 ले लिया, आपने m2 बाहर निकाला तो माइनस ले लिया, और उसका सेंटर ऑफ मास आपका r बाई 2 पे है, डिवाइडेड बाई सिग्मा m, m1 तो सही है, प्लस अब चूंकि बाहर निकाला है इसलिए यहाँ पे माइनस m2, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा निकालने के बाद का, तो जो चीज निकालते हैं उसको माइनस लगा लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो ये चीज होगी, ये आपका हो जाएगा माइनस m2 इंटू आर बाई 2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। अब ये m1 m2 कैसे निकालें, कि पूरे डिस्क का मास कितना होगा और रिमूव करेंगे उसका मास कितना होगा, तो उसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करेंगे सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। जब भी कोई प्लेनर बॉडी होगी तो उसमें मास पर यूनिट एरिया डिफाइन होता है, आप m1 m2 लिख लो, m1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर पूरे डिस्क, और m2 जो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, है ना। ये तो हो जाएगा पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जो निकाला उसका पाई आर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो, तो माइनस m2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, इंटू आर बाई 2 डिवाइड बाई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये तो 4 हो जाएगा आपका ये, है ना। तो इससे आप देखो क्या आंसर आ रहा है, कैंसिल करने के बाद सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और क्या आर के टर्म्स में चीजें बच जाती हैं। चेक करो आंसर क्या आ रहा है आपका, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट सॉल्व करके। मेरे ख्याल सारी चीजें कैंसिल होने के बाद, है ना,
आपका जो आंसर आ जाएगा, चेक करो जरा सा, माइनस में आएगा क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट थोड़ा इसलिए माइनस आ रहा है। क्या रहा भाई, आंसर बता दो, मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर पाता। सर 2r/3 आ रहा है माइनस। पाई भी बच रहा है क्या इसमें? पाई तो नहीं बचना चाहिए, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। टू सर आर केवल -2r/3 आ रहा है। 2r/3 आंसर लेकिन सही नहीं है, कहीं के गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम इसमें? चेक करो जरा सा, गड़बड़ तो कहीं पे हो नहीं रही है, कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है क्या मेरे? इसका आंसर ये नहीं होता है, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, उससे मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। 2r/3 आपका आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन ये क्यों गलत आ रहा है मेरा? पूरे डिस्क का मास आपने m1 ले लिया, सही है, m1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, -m2 कर दिया आपने, है ना? तो m2 का रेडियस अगर r है तो r/2 हो गया, ये भी सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। m1 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये आपका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है यार? ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। सर आपके पास क्या लिखा है आंसर? r/6 लिखा है मेरे पास आंसर। सर ये आपने लास्ट लाइन में m2 की जगह सिग्मा पाई r² पुट किया है। एक्चुअली सर R/6 मेरा भी आ रहा था, बट मैंने डिनोमिनेटर में मास को ऐड कर दिया था, फिर आ रहा था। नहीं, ऐड नहीं करेंगे ना बेटा, मास तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, यस सर, हो सकता है सर उस तरह से आ रहा हो। है ना? चेक करो जैसा, क्या बोल रहे हो बेटा, लास्ट में आप कुछ बता रहे थे? सर आपने m2 के मास की जगह सिग्मा पाई r² पुट किया है, शायद ये गलती नहीं हो नहीं, गई। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही तो पुट किया है मैंने। भाई m2 का मास, इसका जो मास होगा, जो पोर्शन हम बाहर निकालेंगे, इसका रेडियस r/2 ही तो होगा, अगर पूरे का r रेडियस है तो। R/6 तभी आ रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में मास को ऐड करें। मास को ऐड करने का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं यार, मास को ऐड नहीं करेंगे, आंसर r/6 सही है, तो क्यों नहीं आ रहा है देखना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई पूरे का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो आपने सेंटर पे ले लिया उसे, है ना? इसमें गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए यार, चेक करो जरा सा, कहीं पे मिस्टेक आपको लग रही है तो देखो। r/2 भी ले लिया मैंने, m1 -m2 भी ले लिया मैंने, तो जो चीज बाहर निकालते हैं ना बेटा, उसको माइनस करते हैं, तो उसको प्लस तो हम कर ही नहीं सकते, प्लस तो हम नहीं करेंगे उसके। और सेंटर ऑफ मास भी सही लिखा है मैंने, जो पोर्शन निकाला उसको, मैं निकाले वो वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास r/2 ही तो होगा।
है ना। तो यहाँ से आपका हर जगह से सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, एक माइनस आर बाई टू बच गया, और यहाँ पे 1 - 1/4 बच गया। सर आंसर तो आ गया। क्या आया बताओ। अरे दूसरे मेथड से तो आंसर मुझे पता है, लेकिन इस मेथड से क्यों नहीं आ रहा है। सर ये जो आपने लाइन लिखी है -m2r/2/m1 - m2, हाँ, यहाँ पर आपने m2 की वैल्यू सिग्मा पाई आर स्क्वायर पुट ओह की है। ये बात सही बात है, वेरी गुड। वही तो मैं बोला, मैं आज तक 1,000 बच्चों को ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कभी यार दूसरा आंसर आया ही नहीं आज तक। सही बात है, सही बात बोल रहे हो। ये मैंने M1 लिख दिया है यहाँ पे, आप समझ रहे हो मेरी बात। M2 की वैल्यू लिखनी है ना आपको यहाँ पे। हाँ गुड, वेरी गुड, सही आइडेंटिफाई किया आपने। वही तो बोला, हजारों बच्चों को करवा चुके हैं यार ये क्वेश्चन, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि सेंटर ऑफ मास इसका गलत आया हो। सही बात है, यहाँ पे -m2 लिखेंगे ना, तो हमने बाय मिस्टेक M1 लिख दिया था, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब सही है, इंटू आर बाई टू डिवाइड बाई M1, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, बस ये सही है आपका। अब सही है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया सारी जगह से, और यहाँ पे आपका आ गया r/8 आ गया। अब सही है, और यहाँ पे 1 - 1/4 मतलब 3/4 आ गया, तो यहाँ से माइनस साइन तो है ही, -r/6 बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और वो r/6 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना आप सॉल्व, जैसे मैंने बताया कि पहले पूरा मान लेना, फिर उससे वो पोर्शन बाहर निकाल लेना। जिसको भी मास को बाहर निकाल रहे हो उसके मास के आगे नेगेटिव साइन लगाना, अपने आप सही है आंसर आ जाएगा। और M1 M2 हम सिग्मा से निकाल लेंगे, तो -r/6 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। चलो, तो ये डिस्क था, कभी स्फेयर में से निकाल सकते हैं हम, है ना। तो सारे क्वेश्चन सेम मेथड से होते हैं। स्फेयर से निकालोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आप ले लेना, है ना, कि स्फेयर से निकालोगे तो आप क्या ले लोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, ये आता है ऐसे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये लिखा है। चलो अब मैं ऑब्जेक्टिव शेयर करता हूँ आपसे, है ना। वही तो मैंने बोला यार, इतने बच्चों को करवाया, कभी किसी बच्चे ने कुछ नहीं बोला, तो कहीं मिस्टेक हुई होगी। चलो अब ऑब्जेक्टिव करते हैं, है ना। वो ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली कर लोगे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर से स्फीयर बाहर निकाला हमने, ये ध्यान रखना। तो आप रो डिफाइन करोगे, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। इसका कैंसर आ रहा है, देखो आप।
इसमें सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट से आपने निकाला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी आ जाएगा आपका। अच्छा आंसर आ गया आपके। आइए मैं चेक करता हूँ। ओके, देखते हैं क्या आंसर आया आपका। हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। गौरव आपका आंसर सही है ना, कि आपका आंसर सही है आपका। कितना शिफ्ट होगा, अगर पूरा स्फीयर होता तो यहीं पे रहता है ये। कितना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं इसे, है ना। वी कैन कैलकुलेट, है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। वही एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम। फॉर्मूला तो ये लिखना है। जब मास ऐड कर रहे हो तो प्लस कर देंगे, जब बाहर निकालेंगे तो रिमूव कर देंगे। यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बेसिकली आपका m1 इंटू 0 माइनस m2, है ना। जो पोर्शन आपने निकाला उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, तो माइनस r/2 भी ले लो बाई m1 माइनस m2। जहां पे भी मास आपने निकाला उसको माइनस कर दिया, बस हो गया। अब इससे जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाएगी, क्योंकि इधर ही शिफ्ट होगा ना यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा m2 इंटू r/2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। अब m1 m2 की वैल्यू आप निकाल लो, लेकिन अब वॉल्यूम लेना पड़ेगा। m1 इज द मास जो है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और m2 जो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू r/2 क्यूब हो जाएगा, जो पोर्शन आप निकालोगे। बस इसको यहाँ पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो भाई जो बॉडी लीनियर होती है उसका मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, जो प्लेनर होती है मास पर यूनिट एरिया, और जो 3D बॉडी होती है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे। तो जब आप पुट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू r/14 आ जाएगी। मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास कहीं पे, और ये डिस्टेंस r/14 हो जाएगी। है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/14।
तो r/14 इज द करेक्ट आंसर, मींस बी ऑप्शन इसका सही है, सही है आपका आंसर। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा ये निकालना सीखा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है ना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास निकालने आएगा, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ यहाँ, लाइक दैट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए, वी स्टडी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट कल वाली क्लास में। और प्लस में आपके डाउट्स भी ले लूंगा, जो आपने WPE के डाउट्स भेजे हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे। पहले मोशन पढ़ लेंगे, उसके बाद WPE के डाउट्स कर लेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir.